नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल TS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों में जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर कीजिए। हमारा उद्देश्य इतना मात्र नहीं है कि आप तक ही बस वीडियो पहुंचे। हमारा उद्देश्य है कि जो भी हिंदी से शिक्षक भर्ती, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे। जो जिनके पास किताबों का अभाव है या जो कहीं पर कोचिंग फीस देके कोचिंग नहीं ले सकते हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। हमारा यही लक्ष्य है, डीएस एकेडमी का भी यही लक्ष्य है। बात कर लेते हैं। कई बार मैसेज आते हैं, कमेंट आती हैं और कॉल आती हैं बहुत ज़्यादा कि क्या ये हरियाणा टीजीटी पीजीटी या डीएसएसबी के लिए आपकी जो वीडियोस हैं ये महत्वपूर्ण है कि नहीं है, क्या सिलेबस है, कैसे है। तो हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं, सभी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हमने बताया है कि आप किसी भी राज्य के हैं, भारत के किसी भी राज्य के हैं, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती का आपने फॉर्म भरा है, चाहे वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी का हो या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि प्रवक्ता का हो या स्कूल व्याख्याता भी कह देते हैं राजस्थान जैसे प्रदेश में, या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट जेआरएफ का हो या टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड कोई भी पेपर हो, वर्ग 1 वर्ग 2, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमने पहली वीडियोस में जो सिलेबस कवर हमने विश्लेषित किया था सिलेबस को, अगर आप किसी को भी दुविधा होती है तो वो कृपया करके कोशिश ये कीजिए कि आप पहली क्लास हमारी देखिए जो प्लेलिस्ट में है। और प्लेलिस्ट जब आप डीएस एकेडमी के मेन पेज पे जाएंगे तो वहीं पर आपको प्लेलिस्ट कई ऑप्शन मिलेंगे। वीडियोस के बाद में जो ऑप्शन मिलेगा आपको प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो पहला ही पॉइंट है, वहां पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है पहली ही प्लेलिस्ट है टीजीटी पीजीटी फुल कोर्स। आप उसको जब उस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो ऊपर से नीचे को क्रम में जाती हुई दिखाई देंगी। तो आप पहली वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि जब आप पहली वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पे सिलेबस समझ में आ जाएगा। आप जिस भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की हिंदी की, तो आप पहले अपना सिलेबस निकालिए। देखिए, परीक्षा की तैयारी से पहले जो परीक्षा से पहले या किताबें पढ़ने से पहले जो हमारा चरण होता है वो होता है पाठ्यक्रम। तो आधी तैयारी हमारी तब हो जाती है जब हमें हमारा पाठ्यक्रम स्मृति में हमारे रहता है, हमें स्मरण होता है उसका। कोशिश कीजिए आप पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद में आप हमने जो पाठ्यक्रम विश्लेषित किया है, जो आपको समझाया है, आप उस पाठ्यक्रम को देखिए। फिर आप देखिए कि आपका कितना सिलेबस उसमें आपका कवर हो रहा है। 90% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आप किसी भी राज्य के हैं, चाहे हरियाणा, चाहे डीएसएसबी, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें जो कुछ रचनाएं विशेष लग जाती हैं वो रचनाएं आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि हमें समय रहेगा तब हम पढ़ाएंगे, उससे पहले हम हामी नहीं भरेंगे। तो आप ये देखिए, टीजीटी चाहे आप हरियाणा के हो, प्रवक्ता हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का फार्म आपने हरियाणा का भरा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और ये भी प्रयास कीजिए कि आप एक और यहाँ पे हम आपको बता दें, हमें मैसेज और फोन भी आए हैं कि आप हिंदी साहित्य का नोट्स कब प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, आप गुस्सा दिलाने वाली बात मत कहिए, थोड़ा सा हम भी थोड़ा आश्वस्त है। और दूसरी बात यह है, जब हम आपको विधिवत आपकी क्लासेस दे रहे हैं तो फिर नोट्स का मतलब क्या रह जाता है। हमने आपसे कहा है कि हम आपको पीडीएफ, सिर्फ वही पीडीएफ देंगे। जैसे कल हमने विद्यापति को पढ़ा, उससे पहले खुसरो पढ़े, या उससे पहले जो भी पृथ्वीराज रासो पढ़ा, विसल देव रासो पढ़ा, तो ये जो मतलब रचनाएं हैं या जो कवि हमने पढ़े हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको हम पीडीएफ के रूप में आपको देंगे। क्योंकि यहाँ पे विद्यापति की 20 पंक्तियां लिखाने का मतलब समझ रहे हैं आप, कि कम से कम 3 दिन आपके जाएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ समय की बचत करते हुए, आपकी सुविधाओं को देखते हुए हमने ये उपाय निकाला था कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, हम वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ महत्वपूर्ण कथन और जो पंक्तियां महत्वपूर्ण है उनको कराएंगे, या जो हमें लगेगा कि यहाँ से बचा है उसको पीडीएफ में प्रोवाइड हम कराएंगे। बाकी देखिए, हमें कोई इस तरह मैसेज ना करे कि आप पीडीएफ हमें दे दीजिए हिंदी साहित्य की या किसी और विषय की। तो देखिए, हमारा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है, हम आपको क्लास दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है।
दूसरी बात यह है कि जब हम आपको एक विधिवत रूप में क्लास दे रहे हैं तो आप भी विधिवत रूप में पढ़ते चलिए। एक अच्छे शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, सरकार को सेवा देंगे आप एक अच्छे शिक्षक बन के। सभी यहाँ पे बीएड और एमए करे हुए हैं, तो आपने जब बीएड किया है आपको टीचिंग स्किल सारा पता है, तो आप उसी के अनुसार अपना नोट्स बनाइए। आप खुद से अपना नोट्स बनाइए। कहीं पे समझने में समस्या होती है या कहीं पे नहीं दिखता है, कई बार ये फिक्शल वाली आ जाती है हमें कमेंट की साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो हम बोलते हुए लिखते भी हैं और जब पढ़ाते हैं तब भी एक एक शब्द को कई बार हम पढ़ाते हैं, रिपीट कर करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट कीजिएगा इसको। तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए तो कृपया करके ध्यान रखिएगा, जो लोग व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और जिन लोगों को ये कहना है कि पीडीएफ, तो देखिए ये शॉर्टकट है। पीडीएफ आप निकलवाएंगे, प्रिंट में पैसा खर्च करेंगे, पीडीएफ अच्छी भी नहीं आएंगी और पीडीएफ हम नहीं दे पाएंगे, इसके लिए सॉरी। और जो भी है हमारे पास मैटर हम आपको व्हाइट बोर्ड पे दे रहे हैं, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए और देखिएगा पेपर आपको यहीं से रखा मिलेगा। तो ये शॉर्टकट जो रास्ते हैं, शॉर्टकट में शॉर्टकट ही हो जाता है, तो आप ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, इससे अच्छा है अभी समय है, गहनता से तैयारी कर लीजिए जैसा हम आपको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज हम बात करेंगे लौकिक साहित्य पे। इससे पहले हमने अमीर खुसरो और जो लौकिक साहित्य में काव्य था उसको देखा था। आज बात करेंगे लौकिक गद्य साहित्य में। तो देखिए जो भी हमारी विधाएं हैं उनका जो आगे वो प्रस्फुटित हुई है गद्य साहित्य में, जब हम पहुंचते हैं आधुनिक काल में, भारतेंदु युग में 1857 के बाद में जब हम गद्य में पहुंचते हैं तो वहां से भरमार शुरू हो जाती है। लेकिन बीजांकुर जो हुआ है हर प्रवृत्ति का, सिर्फ एक राष्ट्रीय चेतना को छोड़कर बाकी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, उनका सबका जन्म कहीं ना कहीं कुछ क्षणिक रूप में, बीजांकुर रूप में आपको आदिकाल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं लौकिक गद्य साहित्य की। तो जो गद्य साहित्य है लौकिक रूप में लिखा गया है, इसका बीजांकुर भी आपके आदिकाल में हुआ था। तो देखते हैं, आदिकालीन गद्य साहित्य हिंदी का आरंभिक गद्य कहलाता है। हालांकि मिश्र बंधुओं ने किसी को गद्य लेखक माना है, प्रथम गद्य लेखक, और अमीर खुसरो में भी कुछ गद्य के नमूने देखने को मिले हैं और भी बहुत सी रचनाओं में मिली है, लेकिन जिनमें थोड़ी सी अधिकता है उनकी बात कर लेते हैं। तो आदिकालीन गद्य साहित्य को के जो नमूने हैं वो हमें आदिकाल में ही देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं पहली रचना। पहली रचना है कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा, इसका समय 9वीं शताब्दी है। इसके जो रचनाकार हैं, इसकी रचना उद्योतन सूरी ने जालोर में रहकर की थी। ये जो रचनाकार है उद्योतन सूरी, इन्होंने 9वीं शताब्दी में कुवलय माला कथा की रचना जालोर यानी कि आपके राजस्थान में की थी। इसमें 778 ईस्वी के आसपास की तत्कालीन राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन मिलता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है। कुवलय माला कथा किस समय की है? 9वीं शताब्दी की। कौन रचनाकार है? उद्योतन सूरी। और इसमें कहाँ का वर्णन है? तो जब हमने बता दिया है कि जालोर में रहकर उद्योतन सूरी ने इसकी रचना की थी, तो स्पष्ट है कि इसमें जो आपकी 9वीं शताब्दी है, यानी कि 9वीं शताब्दी की रचना है और 778 ईस्वी के आसपास की जो सामाजिक, राजनीतिक और जो सांस्कृतिक जो तथ्य थे, वो परिदृश्य थे, परिवेश था, उसका वर्णन इसमें मिलता है। अगली रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से जब भी कोई भी परीक्षा होती है, यहां से प्रश्न बच के नहीं जाता, किसी भी तरह से प्रश्न बनता है। बात कर लेते हैं राउरवेल या राउरवेली। तो देखिए, राउरवेल ये अपभ्रंश भाषा का शब्द है। अपभ्रंश भाषा का शब्द है राउरवेल या राउरवेली, एक ही नाम है, रचना एक ही है, नाम थोड़ा सा, क्योंकि अपभ्रंश भाषा का नाम है इसीलिए। इसके समय की बात करें तो 10वीं शताब्दी है और गणपति चंद्रगुप्त जी ने इसका समय 11वीं शताब्दी माना है। तो देखिए, अगर आता है कि राउरवेली का समय गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार है 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, तो आपको वहां पर 11वीं शताब्दी देना होगा। ठीक है, विकल्प में। राउरवेल के रचनाकार जो है रोड़ा कवि है। ठीक है, और यह एक शिलांकित कृति है। राउरवेली जो है एक शिलांकृत कृति है। शिलांकृत कृति का मतलब होता है जो पत्थर की शिलाएं होती हैं उन पर अंकित।
एक शिला के रूप में होती है, जिसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अभिलेख, शिलालेख। तो अभिलेख और शिलालेख, तो ये शिला पे अंकित है, यानी कि जो पत्थर की मूर्ति सी जो प्लेन हो जाता है एक पार्ट उसका, उस पर ये अंकित है, लिखी गई हैं। आगे बात कर लेते हैं, यह सर्वप्रथम हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना है। तो देखिए हिंदी की पहली चंपू रचना किसको माना जाता है? पहले तो आप यही समझ लीजिए, चंपू किसे कहते हैं। चंपू का मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों में जब लिखी गई रचना होती है, यानी कि जैसे कि निबंधात्मक रूप में जो रचना होती है वो, और उसी के साथ में एक लाइन जब काव्य की आ जाती है वो, तो इन दोनों के मिलन से जो रचना बनती है उसे, या जो तथ्य बनता है उसे कहते हैं चंपू। और इसी तरह गद्य पद्य मिश्रित, यानी कि दोनों को मिलाकर जो रचना है वो चंपू है, और ये पहली रचना है, राउरवेली पहली रचना है जो चंपू काव्य है। इसमें सर्वप्रथम हिंदी की नक्शिक परंपरा का वर्णन मिलता है। पढ़ते हुए आ रहे थे हमने 1212 बीसल देवरासों में भी नक्शिक वर्णन देखा था, लेकिन ये पहली रचना है जिसमें सबसे पहले नक्शिक वर्णन मिलता है। अब आप हमसे बात करेंगे कि नक्शिक किसे कहते हैं। तो देखिए एक होता है शिख नख और एक होता है नक्शिक, दोनों में अंतर है। नक्शिक का मतलब होता है कि पैर के जो अंगूठे का नाखून होता है वहां से और शिखर यानी कि सिर तक जो नायिका का वर्णन किया जाता है, ठीक है, तो उस वर्णन को नक्शिक वर्णन कहते हैं। और शिख नख वर्णन की बात होगी तो सिर से लेके जब हम उधर ऊपर से लेके जब नीचे के उसके अंगों का, प्रत्यांगों का जब हम जो उसके शरीर के अंग हैं उनका जब हम वर्णन करेंगे तो वो शिख नख कहलाता है। और नाखून से जब हम ऊपर की ओर उसकी उपमा या पदों में जब उसका वर्णन करते हुए बढ़ेंगे तो वो नक्शिक कहलाता है। दोनों तथ्य स्पष्ट हुए होंगे। तो ये पहली रचना है, राउरवेली पहली रचना है जिसमें नक्शिक वर्णन मिलता है, यानी कि नायिकाओं के नाखून से लेकर सिर तक का वर्णन इस रचना में सबसे पहली बार किया गया है। बात कर लेते हैं, इस रचना की नायिका राउर या राउल है। राउरवेली रचना का नाम ही है तो इसकी जो नायिका है वो राउल है, जिसके सौंदर्य का वर्णन रचना में पहले पद्य में फिर गद्य में किया गया है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे प्रश्न कि किस रचना में नायिका का वर्णन पहले पद्य में फिर गद्य में किया गया है, तो आपकी राउरवेली है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों का सरलता से समावेश हुआ है, जिनमें राजस्थानी शब्दों की प्रधानता है। कितनी बोलियों का प्रयोग रोड़ा कवि ने राउरवेली में किया है? तो 7 बोलियों का किया है, और उसमें भी जो प्रमुखता दी है उन्होंने, जो अधिकता रखी है वो राजस्थानी भाषा की रखी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके अभी कुछ तथ्य बचे हैं उनको आगे देखते हैं। चलिए चलिए बात कर लेते हैं इस रचना में कलचुरी राजवंश के किसी शासक के सामंत की नायिकाओं का एक मिनट यहां पे 7 लिखिए, सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है। नखशिख वर्णन है। इसकी, ये जो राउरवेली है, इसकी शिला, इसका शिलांकित रूप मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स
प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में संरक्षित है, यानी कि रखा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम भयाणी ने इसका संपादन किया था। बाद में माता प्रसाद गुप्त ने गुप्त जी ने भी इसका प्रामाणिक संपादन किया था। इसका प्रामाणिक संपादन किया था। तो ये था। आगे देख लेते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने एक कथन दिया है, देख लेते हैं। राउरवेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। आगे बात कर लेते हैं। चलिए, इतना ही महत्वपूर्ण था। आगे देखेंगे अगली रचना को। तो इनके विषय में था राउरवेली की कि इस रचना में कलचुरी राजवंश के किसी शासक के सामंत की 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन है। प्रश्न बन चुका है टीजीटी 2021 में, यूपी टीजीटी में, कि जो 7 नायिकाओं का जो श्रृंगारिक नक्षिक वर्णन वो किस रचना में मिला है, तो आपकी राउरवेली में। ठीक है, कलचुरी राजवंश के किसी शासक के सामंत की 7 नायिकाओं का जो नक्षिक वर्णन है वो राउरवेली में मिलता है। इसका शिलांकित रूप, यानी कि राउरवेली का जो शिलांकित रूप है वो इस समय प्रेजेंट में कहां पे रखा हुआ है, तो मुंबई में एक म्यूजियम है, प्रिंस ऑफ वेल्स जो संग्रहालय है या म्यूजियम है, उसमें ये संरक्षित है। बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो राउरवेली है इसका जो संपादन किया था डॉक्टर भयाणी ने किया था। बाद में माता प्रसाद गुप्त जी ने, जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हैं, उन्होंने प्रामाणिक संपादन इसका किया है। तो देखिए, अगर पहला संपादन पूछता है राउरवेली का डॉक्टर भयाणी ने किया है, और अगर प्रश्न बनता है कि सबसे प्रामाणिक संपादन किसने किया है, तो यहां पे आपके डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी सही होंगे। बात कर लेते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। इनका कथन है कि राउरवेली हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। तो ये था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने राउरवेली जो रचना है इसको हिंदी की पहली गद्य पद्य में मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना माना है। तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगली रचना पे बात करते हैं। चलिए, अगली रचना पे बात कर लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसका जो समय है बात कर ले 12वीं शताब्दी, या वैसे देखेंगे तो आपको जो इसका समय है वो 1145 मिलेगा। 1145 ईस्वी, ये इसका समय है। बात कर लेते हैं आगे। रचनाकार में बात करेंगे दामोदर शर्मा की ये रचना है। बात कर लेते हैं। यह ग्रंथ
5 प्रकरणों में विभक्त है। देखिए, बहुत नवीन तथ्य हम दे रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसके बाद में है दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। सभा पंडित थे, इसलिए माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि शर्मा ने, यहां पे दामोदर शर्मा है, आप ध्यान रखिएगा, शर्मा ने गोविंद चंद्र के राजकुमारों को भाषा सिखाने के उद्देश्य से यह रचना की थी। जो आपकी उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। दामोदर शर्मा ने इस ग्रंथ की भाषा को अपभ्रंश माना है। अपभ्रंश माना है। वहीं पर प्रख्यात भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी ने इस ग्रंथ की भाषा को, चटर्जी ने इस ग्रंथ की भाषा को प्राचीन कौशली या अवधि माना है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि हम बोलते भी हैं। आपको जैसा लिखना है वैसा लिखिएगा। दामोदर शर्मा की पुस्तक से पता चलता है कि उन दिनों, जिस समय ये रचना लिखी गई थी उन दिनों की बात हो रही है, कि उन दिनों कहानियों में भी गद्य का प्रयोग होता था। कहानियों में भी गद्य का प्रयोग होता था। ये कथन है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बात कर लेते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रकरण लास्ट में कहते कहते थोड़ा सा स्पष्ट होता है, जैसे कि बोलते हैं व्याकरण, तो थोड़ा सा कोरिलेट कीजिएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसका जो समय है 12वीं शताब्दी, अगर समय वैसे ही बात करें तो समय है 1145 ईस्वी। रचनाकार की बात करें तो दामोदर शर्मा है। दामोदर शर्मा ने इसको 5 प्रकरणों में विभक्त किया है और इसमें माना जाता है कि दामोदर शर्मा
जो गोविंद चंद थे इनके सभा पंडित थे, पहले होते ही थे। तो इन्होंने क्या किया था कि इनके जब राजकुमार थे, इनको शिक्षा देनी थी, उसके उद्देश्य से इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की थी। तो बात कर लेते हैं। यह ग्रंथ 5 प्रकरणों में विभक्त है। जो इसके अध्याय हैं उनको प्रकरण कहा गया है, और कितने प्रकरणों में है? 5। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, जैसा कि ऊपर प्रकरण और व्याकरण थोड़ा सा मेल हो रहा है, आप ध्यान रखिएगा। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित थे, इसीलिए माना जाता है कि शर्मा ने गोविंद चंद के राजकुमारों को भाषा सिखाने के उद्देश्य से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण। सीधा सीधा प्रश्न भी बन जाता है कि निम्न में से किस ग्रंथ को कवि ने अपने आश्रयदाता के राजकुमारों को शिक्षा देने के उद्देश्य से रचना की थी? तो आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो दामोदर शर्मा जी की रचना है। बात कर लेते हैं, दामोदर शर्मा ने इस ग्रंथ की भाषा को अपभ्रंश माना है। तो दामोदर शर्मा ने स्वयं ने माना है कि जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये किस भाषा में है? अपभ्रंश भाषा में है। वहीं पर प्रख्यात भाषाविद जो आपके डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, उन्होंने इसे प्राचीन कोशली या अवधी भाषा इसकी जो है मानी है। तो अगर सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि कुवलयमाला कथा की जो भाषा है वो दामोदर शर्मा जी ने क्या मानी है? तो अपभ्रंश मानी है। और अगर आलोचक दिए जाते हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, तो इन्होंने प्राचीन कोशली यानी कि अवधी भाषा इसकी मानी है। बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दामोदर शर्मा की पुस्तक से, इन्होंने कहा है द्विवेदी जी ने कि दामोदर शर्मा की पुस्तक से पता चलता है कि उन दिनों कहानियों में भी गद्य का प्रयोग होता था। तो देखिए, कहानी तो गद्य में ही प्रयोग होंगी। अगर आप एक राजा था, उसकी 7 रानियां थी, इस तरीके से जब आप कहानी कोई भी स्मरण करेंगे तो वो काव्य में ना होगे, गद्य में होगी। तो यही कहना चाह रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की रचना देखते हैं। चलिए, आज आपका गद्य साहित्य खत्म हो जाएगा, फिर अपभ्रंश साहित्य पे बात करेंगे। महत्वपूर्ण है स्वयंभू, पुष्पदंत। चलिए बात करते हैं वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर, इसका समय है 14वीं शताब्दी, या कहें तो 1325 ईस्वी। मतलब ये लगभग में माना गया है, आप इसको नहीं मानिएगा। रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर। यह एक मैथिली भाषा का शब्दकोश है। मैथिली भाषा का शब्दकोश है। यह 8 कल्लोलों, कल्लोल यानी कि अध्यायों में विभक्त है। अध्यायों में विभक्त है। विद्यापति के पूर्व सर्वप्रथम अवहट्ट का प्रयोग वर्ण रत्नाकर में ही मिलता है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें 84 सिद्धों का उल्लेख भी मिलता है। इसमें 84
सिद्धों का भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, इस ग्रंथ का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र द्वारा द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से करवाया गया था। तो देखिए ये था। बात करते हैं वर्ण रत्नाकर की। वर्ण रत्नाकर इसके जो रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी ने 14वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। तो थोड़ा सा कोरिलेट कीजिएगा कि जो ज्योतिष होते हैं वो अंकों यानी कि वर्णों के आधार पर आपकी जो है कुंडली देखते हैं। ठीक है, तो थोड़े थोड़े तथ्यों को कभी कभी कोरिलेट आप करेंगे तो यूं ही तथ्य आपके याद होते चले जाएंगे। कई बार मैसेज आते हैं कि हमें याद नहीं होता है। तो वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में है, समय देखेंगे 1325 के आसपास है। रचनाकार जो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की ये रचना कैसी है? ये एक मैथिली भाषा का शब्दकोश है। जिसे हम शब्दकोश देखते हैं और एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, उसी तरह ये भी शब्दकोश है। लेकिन ये इसमें महत्वपूर्ण है किस भाषा का है, तो मैथिली भाषा का शब्दकोश है। यह 8 कल्लोल अध्यायों में विभक्त है। वर्ण रत्नाकर कितने अध्यायों में विभक्त है? 8 अध्यायों में विभक्त है। वर्ण रत्नाकर के जो अध्याय हैं उनको क्या कहा गया है? यहां से कई बार प्रश्न बनता है, तो कल्लोल कहा गया है। बात कर लेते हैं विद्यापति के पूर्व सर्वप्रथम अवहट का प्रयोग वर्ण रत्नाकर में ही मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य है विद्यापति से पहले अवहट शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां मिलता है? तो ये जो आपका मिलेगा, ये मिलेगा वर्ण रत्नाकर में। आगे बात करते हैं, इसमें 84 सिद्धों का भी उल्लेख मिलता है। तो देखिए कई बार क्या होता है ना कि सीधे सीधे रचनाएं दी गई होती हैं। गोरक्ष सिद्धांत और गोरखवाणी जो पीताम्बर दत्त वड़त्वाल की है, या और रचनाएं होंगी। इस तरह से रचनाएं जब दी जाती हैं जहां पे 2 से 3 रचनाओं में एक जैसी समानता हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा स्मरण रखना होगा कि वहां से प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। अब जैसे वर्ण रत्नाकर ही देके पूछ ले कि निम्न में से किस रचना में 84 सिद्धों का वर्णन नहीं किया गया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे रामकुमार वर्मा जी ने और गोरक्ष सिद्धांत में 84 ना, जो वो तो नाथों की बात हो गई है। तो इस तरीके से है कि आपको ध्यान रखना है कि किसमें 84 सिद्धों की बात नहीं कही गई है या कही गई है। तो देखिए क्या होगा कि कई रचनाएं दी गई होंगी और उनमें सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा निम्नलिखित में से 84 सिद्धों का वर्णन किसमें किया गया है, और वहां पे वर्ण रत्नाकर भी होगी। जब हम गहराई में नहीं पढ़े होंगे हम सोचेंगे कि वर्ण रत्नाकर तो क्या कहते हैं एक मैथिली भाषा का शब्दकोश है, तो उसका सिद्धों से क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पे मतलब है, तो 84 सिद्धों का उल्लेख जो है वो वर्ण रत्नाकर में भी मिलता है, क्योंकि 84 सिद्ध भी कहीं ना कहीं संबंधित है और 14वीं शती की रचना है, तभी वो भी विद्वान थे। बात कर लेते हैं, इस ग्रंथ का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र द्वारा द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से करवाया गया था। तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है आज के जो नए आयोग प्रश्न बना रहा है उसकी दृष्टि को देखते हुए।
वो ज्यादातर प्रश्न अब यहाँ से बनाने लगा है। सीधे सीधे आपसे प्रश्न नहीं करेगा कि वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। टीजीटी पीजीटी में तो 4 से 5 बार ये प्रश्न बन चुका है। किस भाषा का शब्दकोश है, मैथिली भाषा का, ये भी प्रश्न बन चुका है। तो यहाँ पे है कि इस ग्रंथ का प्रकाशन किसने करवाया, तो वर्ण रत्नाकर का जो प्रकाशन है वो किसने करवाया, तो ये है आपके डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र। इन्होंने दोनों ने किस प्रेस से करवाया। देखिए सीधा प्रश्न बन जाएगा कि वर्ण रत्नाकर का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र ने किस प्रेस द्वारा करवाया था। आपके नागरिक प्रचारणी सभा काशी, या कलकत्ता की कोई प्रेस हो जाएगी, आगरा की कोई प्रेस हो जाएगी, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो जाएगी। अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप इसको बंगाल ही सही करेंगे, नहीं तो हो सकता है नागरिक प्रचारणी सभा ने बहुत ज्यादा पत्रिकाओं, रचनाओं और जो ये आपके मौलिक ग्रंथ हैं इनका संपादन किया है। तो सीधा सीधा हम ये भी लगा सकते हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी, लेकिन वहां पे हम गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ है, क्योंकि बबुआ मिश्र हैं। यहाँ से थोड़ा सा कोरिलेट हो जाता है, दिमाग वहां पे मस्तिष्क स्लिप हो जाता है कि कहीं ये काशी से तो नहीं हुआ है, नागरिक प्रचारणी सभा से। तो ये तथ्य ध्यान रखने वाले थे। सीधा सीधा है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। भाषा मैथिली भाषा का शब्दकोश है। 8 कल्लोल या अध्याय है, अध्यायों को कल्लोल कहा गया है। विद्यापति के पूर्व सर्वप्रथम जो है अबहट, विद्यापति से पहले जो अबहट शब्द का प्रयोग मिलता है तो वो कहां मिलता है, वर्ण रत्नाकर। हमें पहला प्रयोग कहां मिलता है, द्वितीय कहां मिलता है, यहां से प्रश्न अब ज्यादा बनने लगे हैं। इसमें 84 सिद्धों का उल्लेख भी मिलता है वर्ण रत्नाकर में। और इस ग्रंथ का, वर्ण रत्नाकर का जो प्रकाशन है सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र ने द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से करवाया था। तो देखिए ये थी हम लोगों की आज की क्लास, क्योंकि आज हम लोगों का लौकिक जो साहित्य था वो कंप्लीट हुआ। लौकिक साहित्य में हमने पूरा विधिवत देख लिया है, काव्य में भी देख लिया और गद्य में भी देख लिया। और इसमें जो इसी के साथ में 2 अन्यत्र कवि थे हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, विद्यापति और अमीर खुसरो। हाँ, विद्यापति में एक कमेंट आया था कि विद्यापति का जो समय है वो 1350 और जो कीर्तिलता का समय है विक्रम संवत 1380। तो देखिए वो दिया हुआ था किसी पुस्तक में, वो मुझे भी लग रहा था मिसप्रिंट है, आप उसको कट कर दीजिएगा। वैसे प्रामाणिक समय जो है कीर्तिलता और कीर्ति पताका का कोई नहीं मिलता है और यहां से आपसे प्रश्न बनेगा भी नहीं, लेकिन वहां पे जो है लगभग में समय है, तो एक बार को हम उसको मान भी सकते हैं 1380 जो लगभग में समय दिया हुआ है विक्रम संवत का, लेकिन कहीं से कहीं तक भी नहीं बैठ रहा है, इसीलिए आप उसको अवॉइड कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। क्योंकि विद्यापति की जो पदावली है, कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, इनके अंदर से प्रश्न बनेगा किसके आश्रयदाता, किसके आश्रय में रह के ये रचना लिखी, किसकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो कीर्ति पताका जैसे शिव सिंह की है और कीर्तिलता कीर्ति सिंह की है। तो ये चीजें थोड़ा सा देखने की है, लेकिन वो डाउट आपका अपनी जगह सही था। हमें भी लगा था, लेकिन कल आप स्वस्थ थे, समझ ही नहीं आया था कि क्या पढ़ाया है आपको, हमें खुद को नहीं पता थी। तो ये थी आज तक की लौकिक साहित्य हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ आदिकाल के 2 ही टॉपिक बचे हैं जिन्होंने अपभ्रंश साहित्य में रचनाएं की हैं, चाहे वो जैन कवि हैं या जो भी हैं, उनकी रचनाओं का क्रम देखेंगे, रचनाओं की जो विशेषताएं हैं उनको देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ में एक क्रम हम रखेंगे जो अपभ्रंश से अलग की जो रचनाएं हैं आदिकाल की, अगर होगा तो उनकी भी एक समरी हम बना लेंगे। तो बहुत ज्यादा हम लोगों के पास अब वो नहीं है, आदिकाल हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और आदिकाल की जितनी भी परिभाषा, जो पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण कवियों की महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं, उनकी पीडीएफ आपको 2 से 3 दिन में व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आपने अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आप क्लास को पहली क्लास से देखना शुरू कीजिए। हम आपको विधिवत दे रहे हैं और कृपया करके करवद निवेदन है आपसे कि आप हिंदी साहित्य के पीडीएफ नोट्स की बात आप हमसे नहीं करेंगे बिल्कुल भी।
ना आप जो इंक्वायरी नंबर दे रखा है आप उस पर कॉल करके करेंगे, ना आप पर्सनली मैसेज करके हमें इस बात के लिए कहेंगे, क्योंकि हम विधिवत, देखिए हम आपको पूरा तथ्य दे रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहे हैं, एक एक तथ्य को दो दो तीन तीन बार हम समझा रहे हैं, हम इतना लर्न आपको क्लास में करा दे रहे हैं कि आप जब अपने आप यकीन से धैर्य रख के सोचिएगा, जब आप क्लास बंद करते होंगे तो उसके बाद आपको अगर एक बार अपनी स्मृति को घुमाएंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि हमने आज के इस 40-45 एक घंटे के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। क्योंकि हम तथ्यों को इतना बेसली बता के चलते हैं, जहां पे जो तथ्य आ जाता है हम उसी को बता के चलते हैं। नक्शिक आया हमने उसको बताया, चंपू काव्य आया हमने उसको बताया, जो जो फैक्ट हमें लगते हैं हम एक एक मतलब रुक रुक के आपको बताते जाते हैं, और बहुत सरल तरीके से हम आपको उदाहरण देते हैं। हम वो उदाहरण देते हैं जो आप जेन्युइन तथ्यों से रूबरू होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपभ्रंश जो साहित्य है आदिकालीन, जिसमें पुष्पदंत, जयंदु, स्वयंभू, हम इनको देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आप अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप मेरा हौसला अफजाई भी कीजिए, क्योंकि मैं अस्वस्थ होने के बाद भी मैं आपको कंटिन्यू क्लासेस दे रही हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ में।